भारत को अगर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का ग्रुप राउंड मैच जीतना है तो जरूरी है कि पाकिस्तान को वो 176 रन बनाने से रोक दे। जी हां, भारत की इनिंग खत्म हो चुकी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव टॉस हार गए थे, जिसके बाद पहली बार बैटिंग करने का न्योता टीम इंडिया को दिया गया कि आप आइए बल्लेबाजी कीजिए। अच्छा स्टार्ट, लेकिन क्या जिस पिच पर प्रेमदासा का जो ये मैदान है जहां पर कोलंबो में मैच खेला जा रहा है, उस पिच को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए ये 175 रन का स्कोर कितना सेफ नजर आ रहा है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। सबसे पहले तो सुकांत, क्या लगता है आपको कि 175 का स्कोर इस पिच पर काफी है? जी, जैसे जैसे पिच जो है, अगर आप देखिएगा कि जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए तो स्कोर करना मुश्किल होता गया है। उस लिहाज से मुझे लगता है 175 इज़ मोर देन एनफ और बहुत अच्छा टोटल है। मतलब इसको सेव करना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा स्पिनर्स जिस तरह गेम में आए और उन्होंने विकेट्स लगातार लिए और लास्ट में इस पर स्कोर करना कितना मुश्किल हो रहा था, और बाउंड्रीज तो बड़ी हैं ही। तो बस उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर है ये ओवरऑल। लेकिन जिस तरह से स्टार्ट टीम इंडिया को मिला, अभिषेक शर्मा भले ही जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन की हिटिंग देखते हुए आपको लगा था कि 20 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर यहां तक पहुंचेगा, या फिर थोड़ा सा बेटर और हो सकता था उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद? देखिए, वही है, ईशान किशन जो डिफरेंस क्रिएट करके गए हैं ना, वो आपको पता तभी चलता है जब ईशान किशन आउट होते हैं कि आप थोड़े से पीछे रह जाते हो। क्योंकि ईशान किशन अगर 10 बॉल और खेल लेते तो ये स्कोर 175 की जगह 195 होता, और ये ईशान किशन ही कर पाएंगे, क्योंकि ईशान किशन जिस फॉर्म में है, और फॉर्म बहुत मायने रखता है जब आप ऐसे जगह पे आते हो, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, और वो दिखा हमें कि क्या वो उन्होंने किया। ठीक है, वो एक बॉल बहुत अच्छी थी सैम अयूब की, और सैम अयूब ने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी से लगातार अच्छी लाइन पे बॉल की है, और उनकी बॉल काफ़ी घूम भी रही थी। तो मतलब अगर बाकी सारे स्पिनर्स में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन वही रहे। और जो एक मुझे बहुत हैरान करने वाला वो दिखा कि अबरार अहमद, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी उस्मान तारिक के अलावा, वो बहुत साधारण रहे। और ये थोड़ा स्पिनर्स के बारे में बात करते हैं। पहली बार अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी इनिंग में 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि कप्तान सलमान अली आगा ने 6 स्पिनर से बॉलिंग करवाई। और टी20 वर्ल्ड कप की किसी भी पारी में ये पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने 6 स्पिनर्स यूज किए हैं। उनकी रणनीति लगातार इस बारे में बात हो रही थी कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी स्पिन है और भारतीय बल्लेबाजों को शायद स्पिन खेलने में परेशानी आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्पिनर्स उस तरीके से कंट्रोल कर पाए भारतीय बल्लेबाजों को, या जिन बॉल्स पे आउट हुए भारतीय बल्लेबाज में उनका शॉर्ट सिलेक्शन या उस तरीके की बाकी गलतियां रही? देखिए, जो स्कोर इंडियन टीम ने एक टारगेट दिमाग में रखा होगा, मुझे लगता है वहाँ तक वो पहुँचने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो ये सोच के चले हुए कि 170 प्लस जो भी स्कोर इस पे आएगा वो बहुत अच्छा है। और इसके लिए आपने देखा कि 20 के ओवर्स में जब बहुत ज़्यादा बॉल टर्न कर रही थी और जब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हमारे बैटर्स, तो उन्होंने टाइम लिया कि ठीक है हम टाइम लेते हैं। लेकिन उसके बाद जिस समय लास्ट मोमेंट पे विकेट्स गिरे गुच्छे में, उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको मारने ही जाना था, क्योंकि आपके दिमाग में एक फिट था कि आपको यहाँ तक पहुँचना है और उसको पहुँचने के लिए आपको हिट करना ही था। तो वो बॉल बहुत अच्छी थी, ठीक है, बॉल भी अच्छी थी। और शॉट सिलेक्शन की बात तभी आती है जब आप वैसे सिचुएशन पे आकर के गलत शॉट खेल देते हो जब ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के हिसाब से उन लोग खेलने गए। लेकिन हाँ, इसमें जब आप रेस क्रिकेट खेलते हो तो ये है कि विकेट जाने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। अब पाकिस्तान के स्पिनर्स से इंप्रेस हैं जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, या फिर आपको लगा था कि जितनी चर्चा स्पिनर्स को लेकर के हो रही है शायद कुछ बेटर उनकी टीम या उनके फैंस भी उम्मीद कर रहे थे कि इससे बेटर होगा, क्योंकि आपने 6 स्पिनर से गेंदबाजी करवाई है, उसके बावजूद अगर भारतीय टीम 175 के स्कोर तक पहुंच जा रही है, वो भी ऐसे पिच पर जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत आसान नजर आ नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं शायद और कुछ बेटर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने स्पिनर से। बिल्कुल, और क्योंकि आप ऐसे भी सोचो कि जब पहले ही ओवर से उन्होंने सलमान अली आगा खुद आ गए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ शाहीन अफरीदी से 2 ओवर करवाए हैं, और वो अंतर दिखता है कि ठीक है, वो उन्होंने स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा जाता है। लेकिन जो काम था कि एक टारगेट को आपको 150 के अंदर रखना था टीम इंडिया को, या फिर रिस्ट्रिक्ट करना था, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई थी कि हम लगातार स्पिन अटैक करता रहेंगे, एक के बाद एक स्पिनर लेते आएंगे, कभी मोहम्मद नवाज, शादाब खान नहीं चले, अबरार अहमद नहीं चले। तो कुल मिलाकर के उस्मान तारिक के लेकर के इतनी चर्चा हो रही थी कि उस्मान तारिक तो मतलब तहलका मचा देंगे, आएंगे तो विकेट्स इतने 4 विकेट 5 विकेट पक्का, टीम इंडिया बिखर जाएगी। कुछ नहीं हुआ, आए आराम से उनको खेला सबने, और लास्ट में जिस समय उनको विकेट मिला है ना, वो सूर्या वो शॉट खेलने जाते वैसे भी, और वो वहाँ पे शॉट खेलना बनता भी था, क्योंकि 19वां ओवर था, आप
आप चाहोगे कि आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो वहाँ पे वो शॉट खेला। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत वैसी बॉल थी कि जहाँ उन्होंने फंसा लिया हो, वो बाउंड्री बरी है और वहाँ पे आप जब 70 की स्पीड की बॉल हो तो वहाँ मारने पे आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ताकत से चाहिए, एकदम परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे होती तो वो विकेट जाना ही था। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह से उस्मान तारिक की चर्चा थी कि बहुत ज़्यादा ये वो, वैसा नहीं दिखा। सैम अयूब नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने लगातार, और सबसे की बैटर्स को भी उन्होंने ही फंसाया। एक समय में लगा था जैसे क्रैम न कर जाए टीम इंडिया, जब लगातार एक बॉल के बाद जो है तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या लगातार आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर शिवम दुबे ने आकर के रिकवर किया, लास्ट में रिंकू सिंह ने हाथ खोले। मतलब जो चाहिए था आपको वहां तक पहुंच गए हो आप। पाकिस्तानी स्पिनर्स का काम तो हो चुका है, लेकिन अब बारी है भारतीय टीम की, भारतीय स्पिनर्स की। क्या होता है इस मैच का परिणाम? भारतीय स्पिनर्स कितना इफेक्टिव रहते हैं? एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाने का भारत का दाव कितना कामयाब होता है? ये सारी अपडेट्स और ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया साथी सुकांत और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।